नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 जनवरी 2025 और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट न्यूज़ है वो अभी क्या हुआ है, साउथ कोरिया में एक जो फ्लाइट था उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गया वो फ्लाइट। इसकी वजह से 179 पीपल है उनकी जान चली गई है। टोटल कितनी थी 181 181 से, उसमें से 2 लोग बच गए हैं, 179 लोग उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद में ये जो प्लेन क्रैश कंपनी थी ना, प्लेन की जो कंपनी थी, उनके जो मालिक थे उन्होंने सॉरी बोला है। उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं थी, बट हम फिर भी सॉरी बोलते हैं। बट यहाँ पे जो आर्टिकल है इसको डिस्कस इस वजह से नहीं कर रहे हम, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ऐसे दिए नहीं गए हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम हो। ऐसे अगर कोई पॉइंट होते कि आखिरकार फ्लाइट कैसी क्रैश होती है, क्या रीज़न है, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, अगर इस प्रकार के जो घटनाएं होती है उसे कैसे रोका जा सकता है, इस प्रकार के अगर कोई पॉइंट होते जो हमारे प्रीलिम या मेंस में काम आने वाले होते तो हम इसे डिस्कस करते। परंतु इस आर्टिकल में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में एक सिंपल पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि यूपीएससी न पूछे, किसी एग्जाम में और में पूछा जा सकता है कि कोनेरू हम्पी कौन है, या महिला विश्व रैपिड जो शतरंज चैंपियन है वो कौन बनी है, वर्ल्ड विमेन रैपिड चेस चैंपियन अभी कौन बना है, तो वो बने हैं कोनेरू हम्पी। बस इतना सा पॉइंट याद रखना कि कोनेरू हम्पी है वो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बन चुकी है, वो इसे जीत चुकी है। इतनी सी चीज़ याद रखना, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कौन बना है, तो कोनेरू हम्पी। बस एक पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर यूपीएससी न पूछे तो किसी और एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो नेक्स्ट आर्टिकल है यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के बारे में। क्यों ये चर्चा में है? देखो, चर्चा में इस वजह से है कि अमिताभ झा, इनको क्या किया गया है, इनको अभी ट्रिब्यूट दिया गया है। ये जो थे ना, ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के हेड थे, ठीक है, ब्रिगेडियर थे, हेड थे इनकी। तो इसको जो ये है ना अमिताभ झा जी, इनको ट्रिब्यूट दिया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। इस वजह से ये चर्चा में है। अब इस आर्टिकल में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले, सबसे पहले हम यूएन जो पीस कीपिंग फोर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर ये किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में देखेंगे, इसे कब बनाया गया था उसके बारे में देखेंगे। तो ये प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस में इसका वेटेज कम है, प्रीलिम में इसका वेटेज ज़्यादा है। तो बात करते हैं आर्टिकल की। सबसे पहले ये लोकेशन देख लो, तो आपको है ना, मैं जब आपको आगे बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। ये लोकेशन है गोलन हाइट, ठीक है, ये पूरा एरिया ना ये गोलन हाइट का है। एक और मैप है आगे, उससे समझ लेते हैं। इस मैप से हम समझते हैं। देखो, ये एरिया है, ये गोलन हाइट का है, ठीक है। यहाँ पर ये सीरिया, ये लेबनान है, ये है इजराइल, इजराइल का ये एरिया है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है, ये एरिया है जॉर्डन का है। इसकी बाउंड्री देखो, ये जो वेस्ट एशिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी जब मैप से क्वेश्चन पूछेगी तो इसका जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एरिया पूरा पूरा है ना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो कुछ भी पूछ सकती है। गोलन हाइट कहाँ है, वेस्ट बैंक का है, कुछ भी पूछ सकती है। तो ये रहा गोलन हाइट, ये है सी ऑफ गैलिली, यहाँ पर ये रिवर है जॉर्डन रिवर, ठीक है। तो ये है हम्मा माउंट है यहाँ पर। तो ये पूरा इसका लोकेशन है। अब हम समझेंगे आपस में मुद्दा क्या है। मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये इसकी स्थापना कब हुई थी। ये देखो, वही समझा इस मैप में, ये देख लो, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का यहाँ पर है सिनाइन पेनिनसुला, ठीक है। ये जॉर्डन, ये गोलन हाइट है। गोलन हाइट किसका था, ये सीरिया का था, सीरिया जिसकी दमिश्क कैपिटल है। ये लेबनान है, इसको ये समझ लिया आराम से। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में बात कही है संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल, यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, UNDOF के बारे में बात हुई है। इस आर्टिकल में बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOF के बारे में बात करेंगे। तो आखिरकार है क्या ये UNDOF, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स या संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो अभी हम ऊपर देखो मैप देख रहे थे ना, उस मैप में हम बात कर रहे थे कि 3 देश थे, कौन कौन से, एक बार फिर से देख लो आप मैप, तो आपको समझ में भी रहा। ये है इजिप्ट, ये है इजराइल, ठीक है, और ये है सीरिया। इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये युद्ध? ये हुआ था 1973 में।
1973 में इनके बीच में एक वॉर हुआ था। तो इस दौरान इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई प्रायद्वीप है वो, और ये जो सीरिया है यहाँ का इसका गोलन हाइट, ये दोनों किसने ले लिए? ये इजराइल ने ले लिए। ये इन दोनों के बीच में वैसे तो पूरे अरब कंट्री से युद्ध हुआ था, बट ये देश तो ये मुख्य भूमिका में थे। तो इजराइल के द्वारा सीरिया का क्या ले लिया? गोलन हाइट, और इजिप्ट से क्या ले लिया? सिनाई पेनिनसुला। इन दोनों पे कब्जा कर दिया। अब इसके बाद में क्या, ये मुद्दा गया यूएन के पास में। तो यूएन में एक होता है यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, अलग अलग संस्थाएं होती। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती, ये सबसे स्ट्रांग बॉडी है यूएन की, सबसे स्ट्रांग ये है। ये क्या करती है? ये पीस कीपिंग फोर्स भेजती है, जिसे क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, UNDOF भी कहा जाता है। अब ये UNDOF करता क्या है? ये जो UNDOF है ये क्या करता है? इन दोनों देशों के बीच में पहले युद्ध था, अब इनके बीच में क्या हुआ? शांति स्थापित हुई। शांति स्थापित हुई मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया। अब वो दोनों आपस में युद्ध नहीं कर सकते, दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। तो क्या पता चुपके से ये देश है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसकी देख रेख करने के लिए युद्ध हो गया, उससे इसका क्या लेना देना? कुछ कोई लेना देना नहीं है। बट अगर सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम के बाद में कोई देश है वो कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर रहे हैं जो ये युद्ध विराम एग्रीमेंट है, जो सीज फायर एग्रीमेंट है, इसका उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कौन देखता है? तो वो देखा जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? UNDOF के द्वारा, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं, वो इसी को कहा जाता है। UNDOF को ही यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौन कौन से थे? एक था इजराइल, ठीक है, इजराइल के सामने कौन था? तो इजराइल का सामने एक तो सीरिया था, दूसरा था इजिप्ट। तो यहाँ से ले लिया सीरिया था, इससे इजराइल ने क्या ले लिया? गोलन हाइट्स ले लिया। और इजिप्ट से क्या ले लिया? इजिप्ट से इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला ले लिया। उसके बाद में 1973 में इनके बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। तो इसकी देख रेख करने के लिए क्या ये सीज फायर एग्रीमेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इजराइल कुछ एक्टिविटी कर रहा है, क्या सीरिया कुछ कर रहा है, इसकी देख रेख करने के लिए UNDOF बनाया गया। UNDOF का काम दे दिया कि आप है ना इस सीज फायर की पालन कराओ, कि सीज फायर का जो पालन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ इसे सौंपे गई थी। इस वॉर का नाम क्या था? इस वॉर का नाम था योम किपुर का वॉर। योम किपुर का वॉर। वॉर का नाम याद रखने की आवश्यकता है, वैसे मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कोई नहीं पूछेगा वॉर कब लड़ा गया था, वॉर का नाम क्या था, ये कम ही चांस है कि उनका कोई वॉर पूछ ले। और गोलन हाइट के बारे में हम देख लिया। अब हम बात करेंगे कि ये काम क्या करता है। ये जो हम बात करें यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, जिसे UNDOF कहा जाता है, ये काम करता क्या है और किस प्रकार से इसे स्थापित किया गया था। तो देखो इसकी स्थापना की बात करें, यहाँ पे आगे बात की गई है। इसकी स्थापना है वो कैसे करी गई थी? तो इसकी स्थापना है वो पहले है ना, स्टार्ट में क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, सिक्योरिटी काउंसिल है वो अलग अलग प्रस्ताव लेके आती है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? अलग अलग प्रस्ताव लेके आती है। तो एक प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव का नंबर नहीं है, ये ऐसे नहीं कि 350वां प्रस्ताव था, नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग प्रस्ताव जारी करती। तो ये 350वां प्रस्ताव था। इसके तहत UNDOF की स्थापना की गई। कौन से प्रस्ताव के तहत UNDOF की स्थापना की गई थी? तो 350वें प्रस्ताव के तहत इसकी स्थापित, प्रस्ताव यानी रेजुलेशन, 350वां रेजुलेशन था जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इसको काम क्या सौंपा गया था? काम युद्ध विराम यानी कि सीज फायर का बनाए रखना, सीज फायर का कोई उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ध्यान कौन रखेगा? तो ये UNDOF रखेगा। पहला चीज़ इसे ये काम दिया गया। फिर सेना है उनका विघटन कर दिया गया था, सेना को डिसएंगेजमेंट कर दिया गया था। तो वो पूरी अच्छी तरह से पालन हो रहा है कि नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखेगा। जो समझौता हुआ था उसको पृथक्करण करना यानी कि सेपरेशन जोन बनाना, वो कार्य भी UNDOF को दिया गया था। स्टार्टिंग में कब बनाया गया था? 1974 में। तब इसमें मेंबर कितने थे? तब इसमें 1200 पर्सनल काम करते थे, 1200 मेंबर इसमें काम करते थे। ज़्यादा उस टाइम में इसमें मेंबर थे नहीं, उस टाइम में केवल इसमें 1200 मेंबर ही काम करते थे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये 6 महीने के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, क्योंकि इसे अपडेट किया जाता है कि ये अपने काम कर रहे हैं सही नहीं कर रहे, तो 6 महीने में इसे अपडेट किया जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कार्य क्या। कार्य हमने देख ही लिया कि भाई ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, अवलोकन करना, रिपोर्टिंग करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना और रिपोर्टिंग करना, ये भी काम है इसका। फिर मॉनिटर किया जाता है कि वो अच्छे से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये लोग जो होते हैं ना,
सिविलियंस उनको असिस्टेंस देना, यानी कि नागरिकों को सहायता देना, ये भी काम इनके द्वारा किया जाता है। फिर जो भी सीमा का जो विवाद होता है, जो इन पे रूल लागू किए जाते हैं तो उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं आपस में, दो देश हैं उनके बीच में जो सीज फायर हुआ था तो दोनों देशों को विश्वास दिलाते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा की जाती है। अब गोलन हाइट के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। हम ऑलरेडी गोलन हाइट के बारे में हमने देखा था कि गोलन हाइट ये रहा, ये एरिया गोलन हाइट का है। गोलन हाइट क्यों कहा जाता है? थोड़ा है ना ऊंचाई पर है, पर्वत वगैरह बने, माउंटेन बने हुए हैं, ऊंचाई पर है, इसे गोलन हाइट कहा जाता है। वैसे ये पार्ट किसका था? वैसे सीरिया का पार्ट था, पर 1973 में इसे इजराइल ने ले लिया। यहाँ पे ये रिवर है, ये सी है, सी ऑफ गैलिली, ये रिवर है, जॉर्डन रिवर के नाम से जानी जाती। यहाँ पर है वेस्ट बैंक है, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन है, और यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये इतना ये एरिया यूएन के कंट्रोल में, ठीक है। जो ये गोल्डन हाइट इजराइल के पास में है, ऊपर वाला सीरिया है, और यहाँ पे जो एरिया बचा है ये यूएन के कंट्रोल में। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिवर है, जैसे जॉर्डन रिवर है, गैलिली सी है, माउंट हरमोन है, और हरमुक रिवर भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें इस गोलन हाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब भारत की क्या भूमिका है पीस कीपिंग फोर्स में? तो भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया कि भारत ने 49 जो यूएन के जो भी ये पीस कीपिंग फोर्स में हुए थे ना, उसमें भारत ने भागीदारी निभाई है। 9 देशों में भारत की सेना काम कर रही है, ट्रूप को ट्रेन किया जाता है, लाखों ट्रूप भेजे जाते हैं। तो भारत की भी अच्छी खासी भूमिका रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम में कि गोलन हाइट के बारे में बताओ, ये गोलन हाइट कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट करना बहुत ही ईजी है। ये अगर क्वेश्चन नहीं होता है ना, आज ही पढ़ाई छोड़ दो, बहुत अच्छा ईजिली क्वेश्चन है, ठीक है। बी आंसर ये देखो यहाँ पे पूछा गया गोलन हाइट किस क्षेत्र में जाना है, तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। और ये मेरा एक मैप है, 2 मिनट लगेंगे, एक बार इस पूरे देख लो। ये मिडिल ईस्ट का रीजन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एक बार देख लो, टर्की, ठीक है, मिडिल ईस्ट में आता है, ठीक है। ये लीबिया मिडिल ईस्ट में आता है। अगर ये क्वेश्चन बनेंगे, क्या लीबिया है मिडिल ईस्ट का पार्ट है? ठीक है, मिडिल ईस्ट का है। इजिप्ट बिल्कुल है, सूडान मिडिल ईस्ट का है। ये है रेड सी है यहाँ पर, ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। किस किस की बाउंड्री किस किस से लगती है, बिल्कुल याद करना है। रेड सी से किस किस की बाउंड्री लगती है, ठीक है, याद करना है। यहाँ पे कौन सी गल्फ है, कौन सी स्ट्रेट है, वो चीज़ याद रखनी है। कौन सा रूट है, कौन सी किससे जोड़ती है, वो चीज़ याद रखनी है। अरेबियन सी है, ये कौन सा देश है। फिर यहाँ पे सिड, हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सा देश है, सोमालिया, उसका पता होना चाहिए। ये यमन है, ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। यहाँ पे यूएई आ गया, यूनाइटेड अरब अमीरात आ गया, ये कतर है, ये ऊपर बहरीन, ये कुवैत, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है। तो ये अफगानिस्तान तक ये सारा जो एरिया है ना, ये किसका पार्ट है, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। ये आ गया ऊपर से साउथ एशिया आ गया, जो पाकिस्तान के बाद में साउथ एशिया आ गया। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 5000 ईयर ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अनथ्रेड एट राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। इससे हम आराम से है ना, मैप एक बार आराम से समझते हैं। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, और हिस्ट्री का टॉपिक अगर न्यूज़ में आ रहा है तो वो यूपीएससी का फेवरेट बन जाता है, मोस्ट आईएमपी बन जाता है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दो, क्योंकि वो प्रीलिम में पूछा जा सकता है। एक तो हिस्ट्री का टॉपिक है और ये न्यूज़ में भी आ रहा है। तो देखो राखीगढ़ी क्यों ये चर्चा में आया, राखीगढ़ी क्यों आया चर्चा में? देखो चर्चा में इस वजह से आया, ये पहले है कहाँ, ये हरियाणा में है। हरियाणा में एक जिला है, कौन सा जिला है, हरियाणा का हिसार जिला है। हरियाणा में हिसार जिला, यहाँ पर ये लोकेटेड है राखीगढ़ी। एक गाँव है, काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है गाँव है। तो ये राखीगढ़ी इसका नाम है। अब ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए इस वजह से आया कि कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, पुरातत्वविद, इन्होंने क्या खोज करी है। तो खोज करी तो यहाँ पे देखो 2 टीले हैं ऐसी, जो ये राखीगढ़ी है, यहाँ पे टोटल कितने 7 टीले हैं। टीले क्या होते हैं? टीले मतलब जो रेगिस्तान में होते हैं वो टीले नहीं, टीले मतलब मंस होते हैं एक टाइप के। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि एक इस प्रकार के घर बने हुए, ऊंचाई पर इस प्रकार के घर बने हुए, उनको टीला कहा जाता है। तो राखीगढ़ी में टोटल 7 टीले, 7 माउंट्स है। माउंट्स एक टाइप के घर होते हैं। तो ये 1 नंबर है घर, और ये 2 नंबर घर है। इन 2 नंबर टीला है, टीला 1 और टीला 2, ये दोनों बने हुए। इनके बीच में क्या हुआ, एक ऐसा कुंड बना हुआ मिला है, इस प्रकार का एक कुंड बना हुआ मिला है, ठीक है। अब ये जो कुंड है ना, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर वाटर जो जल है ना,
उसका संग्रहण किया जाता होगा, इसमें जल का संग्रहण किया गया होगा। तो इस वजह से ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो है ना एंशियंट साइट है और ये जो हमारे हड़प्पन साइट है, तो यहाँ पर उस टाइम में जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी ना, जो वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था थी, काफ़ी उन्नत हुआ करती थी, काफ़ी एडवांस हुआ करती थी। क्योंकि उस टाइम में इस प्रकार की व्यवस्था होना कि जल को संग्रहित किया जा रहा है कि भविष्य में काम आ जाए, तो काफ़ी एडवांस लेवल की है। तो ये न्यूज़ में इस वजह से है कि राखी गढ़ी में टीला 1 और टीला 2, इन टीलों के बीच में एक ऐसा गड्ढा सा मिला है। ये जो गड्ढा है वो अनुमान लगा रहे हैं कि इस गड्ढे में जल का संग्रहण होता होगा, वाटर को स्टोर किया जाता होगा। तो इसमें इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हड़प्पन साइट जो कि 5000 साल पुरानी है, उसका वहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट है ना, उसकी काफ़ी उन्नत, काफ़ी एडवांस मैकेनिज्म था, काफ़ी उन्नत सिस्टम था। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे टीले और एक के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या मिला है? एक घर मिला, एक वो क्या जल संग्रहण की एक ऐसा गड्ढा बना मिला है जहाँ पर जल संग्रहण किया जाता था। इसका मतलब है यहाँ पे जल संग्रहण की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती थी। पर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि न्यूज़ तो आपको समझ में आ गई। अब न्यूज़ मिली है तो हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। देखो हमने क्या न्यूज़ क्यों मिली? क्योंकि रिसर्च किया गया था, कुछ खोज की गई थी। तो खोज में इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें सामने आई होगी। तो क्या क्या चीज़ें सामने आई, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके सामने एक पॉइंट आया है कि यहाँ पे है ना जो एलाइट होता है, एलाइट हैबिटेशन, मतलब समाज में देखो एक समाज में उच्च वर्ग होता है, हाई क्लास सोसाइटी होती है, एक निम्न क्लास सोसाइटी आज भी देखने को मिलता है ना। उच्च समाज में उच्च वर्ग है, एलिट वर्ग है, एक लोअर क्लास है। तो वो सारी चीज़ें अभी भी देखने को मिलती है। तो वो उस टाइम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती थी। अब ये कैसे देखने को मिलती थी? समाज में एलिट वर्ग उस टाइम में था या एलिट वर्ग नहीं था, वो कैसे पता चलता है? तो ये जो राखी गढ़ी है, यहाँ पर वैसे तो 7 किले टोटल, 7 टीले हैं, किले नहीं टीले, टीले को किले भी समझ सकते हो क्योंकि ये एक प्रकार के मकान होते हैं। तो 3 टीले, टीला 1, 2 और 3, ये जो 3 टीले हैं ना, ये किन के वर्ग के लिए थे? ये जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग या जिसे एलिट क्लास भी कहा जाता है, एलिट क्लास भी कहा जाता है, ये इनके उपयोग में आते थे। टीला 1, 2 और 3 ये उच्च क्लास या एलिट क्लास के यूज आते थे। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो एलिट क्लास जो अमीर लोग हैं वही इसका उपयोग कर पाते थे। तो पहला पता ये चला है कि यहाँ पे जो समाज में वर्गीकरण है, जो समाज में उच्च वर्ग से जो निम्न है, वो सिस्टम पहले से मौजूद था। तो कुलीन जो निवास क्षेत्र है उनके लिए अलग अलग टीलों की व्यवस्था थी, वो चीज़ें उस समय भी देखने को मिलती थी। इतनी चीज़ें देखने को समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या मिला है? दूसरा पॉइंट ये मिला है कि इनकी जो रिवर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। ये सारा लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, हम सारी चीज़ें लिखी हुई, बट हम अलग से डिस्कस करें ताकि अच्छे से समझ में आए। ये लोग नदियों पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर थे। कैसे पता चलता है कि नदियों पे ज़्यादा निर्भर थे? कि कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिला है। ये जो राखी गढ़ी है, ठीक है, ये राखी गढ़ी है, इससे 300 मीटर दूर 300 मीटर दूर एक नदी है, उसके साक्ष्य से मिले। कौन सी नदी है? नदी का नाम चौतांग। नदी का नाम क्या? चौतांग। तो एक चौतांग जिसे दृश्यावती, जिसे कौन सी? दृश्यावती रिवर भी कहा जाता है। तो ये जो राखी गढ़ी है, यहाँ से 300 मीटर दूर ये जो चौतांग, जिसे दृश्यावती नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी का नाम याद रखना, चौतांग या दृश्यावती। दृश्यावती ये रिवर कहाँ थी, कहाँ से होती फल जाती थी, या फिर इस रिवर के किनारे कौन सा शहर था? तो ये राखी गढ़ी था। तो वो यहाँ से होकर फ्लो करती है। इसके एग्जाम्पल मिले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो रिसर्चर थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थी, इन्होंने एक बात और अजम्पशन लगाया है, इनका एक और चीज़ मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इनका विनाश कैसे हुआ? क्योंकि ये नदी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, रिवर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो एक तो थी दृश्यावती, जिसे चौतांग रिवर भी कहा जाता है, दूसरी थी सरस्वती, ये दोनों रिवर थी, दोनों विलुप्त हो गई। और चूंकि ये दोनों पे डिपेंडेंट थी, जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट थी। अगर ये विलुप्त हो गई तो धीरे धीरे है वो हड़प्पा सभ्यता भी विलुप्त हो गई। तो इन रिवर के विलुप्त होने में उनके जो रिवर जो विलुप्त हुई है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हड़प्पा सभ्यता की विलुप्त होने में। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि पहला यहाँ पे एलिट क्लास देखने को मिलती थी, दूसरा ये लोग रिवर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, तो ओवर रिवर पे डिपेंडेंसी थी इनकी। दोनों चीज़ आपको कन्फर्म हो गई। फिर तीसरा क्या वहाँ पे पता चला है इनसे अवशेष से? तीसरी चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि यहाँ पर जल प्रबंधन की तकनीकों के बारे में पता चलता है, वाटर जो मैनेजमेंट है उसकी तकनीकों के बारे में पता चलता है। तो क्या पता चलता है? एक तो वाटर सप्लाई, ठीक है, फिर होता है वाटर
निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, और जल आपूर्ति, आपूर्ति और निकासी, इन दोनों की उन्नत पद्धतियाँ देखने को मिलती है। पहले बात करते हैं जल निकासी, जल निकासी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की। तो देखो इस टाइम है ना, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी एडवांस हुआ करता था। एग्जाम्पल की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, और जो हड़प्पा जैसे शहर है ना, हड़प्पा जैसे शहर, यहाँ पर ये काफ़ी एडवांस लेवल पर देखने को मिलता था, क्योंकि यहाँ पे जो घर हो, ये घर बने हुए, यहाँ से जो सड़कें बनी हुई है, तो यहाँ पे ईंटों की बनी हुई कि नालियाँ थी, ताकि जो वाटर पानी होता है, गंदा पानी, उसको आसानी से बाहर की ओर भेजा जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता था। और फिर ऐसे गड्ढे भी बने होते थे, पानी इसमें गिरेगा वो सूख जाएगा पूरी तरह से, जिससे क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। ये स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो जल निकासी की काफ़ी एडवांस टेक्निक देखने को मिलती थी। तो ये भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। क्या क्या चीज़ें समझ में आई? एलिड क्लास था, रिवर पे डिपेंडेंसी थी, और जल मैनेजमेंट देखा हमने कि जो जल निकासी है वो काफ़ी एडवांस लेवल पे देखने को मिलती थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जो शहर हैं वहाँ पे जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई होती थी, ईंटों की बनी हुई होती थी। और मोहनजोदड़ो में ये भी है, ये बाथरूम है ना, ठीक है, नहाने का बाथरूम है, तो यहाँ पर इससे लगी हुई, ऐसे अभी आज के टाइम में कैसे पाइप लगे हुए होते हैं बाथरूम से, वैसे उस टाइम में भी इससे लगी हुई नालियाँ हुआ करती थी। और दूसरा बाथरूम है शौचालय वाला, उसके लिए भी अलग होती थी। इसका मतलब ये जो स्वच्छता होती है उसका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती थी। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, धोलावीरा में भी ये एग्जाम्पल मिला है। और ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मोहनजोदड़ो में क्या चीज़ें देखने को मिली थी, कि वहाँ पे जल व्यवस्था किस प्रकार की थी। यूपीएससी मेंस प्रीलिम कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो मोहनजोदड़ो में सड़कों के किनारे जो ईंटें बनी हुई थी, नालियाँ, वो ईंटों की बनी हुई थी। और धोलावीरा में भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर हम बात करते हैं संग्रहण के बारे में। क्या था? जल संग्रहण होता है, जल को स्टोर करना। तो बात करें जल संग्रहण की, तो संग्रहण के लिए भी व्यवस्था की गई थी। संग्रहण के लिए क्या व्यवस्था थी? उस टाइम में जलाशय और बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे। अभी ये कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिले थे क्या, जलाशय और टैंकों के? तो हाँ, इसकी एग्जाम्पल भी देखने को मिले थे। बात करें धोलावीरा की, धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर बड़े बड़े रिजर्वर देखने को मिले हैं। यहाँ पे बावड़िया देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे कई बड़े बड़े रिजर्वर देखने को मिले हैं। रिजर्वर यानी जलाशय देखने को मिले हैं। और ये जो है ना, ये रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। जो बारिश का पानी है उसको इस बावड़ियों में, इन रिजर्वर में स्टोर किया जाता था। इसके अलावा लोथल में भी इस प्रकार का देखना मिला है। ये लोथल कहाँ है? ये भी गुजरात में है। तो लोथल में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। लोथल में तो है ना, यहाँ तक कि डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है? गोदीवाड़ा, जिसका व्यापार में उपयोग होता है। तो यहाँ पे डॉकयार्ड भी देखने को मिला है। डॉकयार्ड भी लोथल में देखने को मिले। तो एग्जाम्पल कहीं भी पूछ लिया जाए कि डॉकयार्ड कहाँ देखने को मिला था, तो लोथल में डॉकयार्ड भी देखने को मिला था। कुएँ भी देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएँ देखने को मिले हैं। तो अब पीने का पानी है वो कुओं से निकाला जाता था, और मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक जो कुएँ भी देखने को मिले। तो आप ये भी एग्जाम्पल याद रखना कि क्या क्या चीज़ें हैं। कुएँ, कुएँ है ना, निजी भी, प्राइवेट एक व्यक्ति के लिए पर्सनल भी हुआ था, और सार्वजनिक कुएँ भी हुआ करते थे। जो आज के टाइम है ना, वैसी व्यवस्था उस टाइम में भी देखने को मिलती थी। फिर क्या है? फिर सिंचाई, बात करते इरिगेशन या सिंचाई। ठीक है, सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की भी इस टाइम में व्यवस्था थी। सिंचाई के लिए ये नहरों पे, नहरों यानी कि कैनालों पे डिपेंड करते थे। क्या करते थे? बड़ी रिवर जा रही है और ये रिवर दूर है, तो ये क्या करते थे? रिवर से एक नहर लिंक कर दी, और नहर के पानी को मोड़ के ये खेती करते थे। तो इरिगेशन के लिए नहर का उपयोग करते थे। तो नहर इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहर के क्या एग्जाम्पल देखने को मिले हैं? हाँ, नहर के एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं, जैसे कि घग्गर, ये नाम याद रखना, घग्गर हकरा, घग्गर हकरा, ये प्रणाली याद रखना, घग्गर हकरा। घग्गर हकरा क्या है? घग्गर हकरा एक नहर प्रणाली थी जो इरिगेशन में काम आती थी। ठीक है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए होता था। तो इस चीज़ को भी याद रखना। फिर जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वर्षा का जल होता है, उसको संग्रहित किया जाता था। ये भी चीज़ देखने को मिली है कि इस टाइम में वाटर का जो रेन वाटर होता है उसके स्टोरेज की व्यवस्था की गई थी। ये एग्जाम्पल हमें धोलावीरा से देखने को मिलता है। धोलावीरा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, ताकि जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी, उसको स्टोर किया जा सके। ये चीज़ें भी देखने को मिली थी। फिर हमने देख लिया नदियों पे बहुत ज़्यादा इनकी निर्भरता थी, और इसी वजह से इनका अंत भी हुआ था, क्योंकि नदियों पे ओवर डिपेंडेंट थे। एक एग्जांपल ये भी देखने को मिलता है, कालीबंगन है ना,
यहाँ पर भी नदियों के अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, राखी गढ़ी और कालिंग में, राखी गढ़ी में तो हमें पता ही, हमने ऊपर देखा चौतान जो दृश्यावती रिवर है वो राखी गढ़ी के आसपास ही थी। फिर स्वच्छता की बात कर लेते हैं। स्वच्छता वैसे हमने ऊपर अभी बात करी थी कि ये काफ़ी लोग स्वच्छता पर ध्यान दे रहे थे, बट बात करें जो अपशिष्ट था, अपशिष्ट जल था, एक तो था बाथरूम का, नहाने का बाथरूम, ये नहाने का बाथरूम है, दूसरा है फ्रेश होने का, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था होती थी, इसको बाहर नहीं भेजने की, और इसके लिए भी अलग से व्यवस्था होती थी। और यहाँ पे जो पानी बाहर जा रहा है, जैसे कि ये क्या कचरा वगैरह ना चला जाए पाइपों में, तो यहाँ पे ऐसा ढक्कन भी लगा हुआ था जाली वाला, ताकि कचरा ना चला जाए। जो आज होता है ना वो चीज़ पहले भी देखने को मिलती थी। तो ये पानी को मतलब जो कचरा रोकने के लिए इस प्रकार ढक्कन भी लगाया जाता था, ये चीज़ें भी है। और फिर गंदा पानी है उसको यहाँ पे सूखने के लिए एक टैंक सा भी बनाया जाता था। और ये एग्जाम्पल हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो में ना वहाँ बाथरूम के लिए अलग व्यवस्था होती थी और नहाने के बाथरूम के लिए अलग व्यवस्था होती थी। ये चीज़ें हैं वो देखें। और जो ये नालियाँ हैं ये भी ढकी हुई होती थी, ईंटों से ढकी हुई हुआ करती थी। तो ये एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम देख लिए हैं। अब थोड़ी बहुत राखी गढ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो राखी गढ़ी में है क्या, तो देखो राखी गढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में। हरियाणा में कौन सा जिला है, हिसार, हिसार जिला में, ये हरियाणा में। ये जो घग्गर नदी है ना, इससे 27 किलोमीटर दूर है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसका सबसे प्राचीन शहर है। 6500 ईयर्स एगो, मतलब 6500 वर्ष पुराना ये शहर है। और सबसे बड़े शहरों में से एक है और सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर टीले देखने को मिले हैं। कितने टीले मिले हैं, 7 टीले देखने को मिले हैं। इसकी विशेषता बता रहे, 7 टीले यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये जो एरिया ना 350 हेक्टर में फैला हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया ये पड़ा है। ठीक है, ये इसने अलग अलग फेस पे, देखो हड़प्पा के अलग अलग फेस थे। एक तो था प्री हड़प्पा, जिसे प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है, प्री हड़प्पा एज थी। एक थी मेच्योर हड़प्पा, ठीक है, और एक थी मेच्योर के बाद में होती जो परिपक्व हो जाती, जो गिरने वाली होती है, तो परिपक्व। तो एक तो होती प्री, फिर एक एडवांस, और एक होती डिक्लाइन वाली। ऐसे ये ऐसे प्री, फिर यूँ है, फिर डिक्लाइन वाली फेस। तो इसने जो राखी गढ़ी इसने तीनों फेस किए हैं। प्री में क्या होता था, प्री में शहरीकरण वगैरह थोड़ा कम हुआ करता था, मिट्टी वगैरह ईंटे का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे शहरीकरण अच्छा होता था, सारी चीज़ें वो एडवांस लेवल पे होती थी। और परिपक्व लास्ट वाला एज में क्या, लास्ट वाला एज में सारी चीज़ें डिक्लाइन हुआ स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे शहरीकरण के भी कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले हैं कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन भी देखने को मिला था। अर्बनाइजेशन के क्या वो अवशेष मिले हैं, जैसे कि शहरी नियोजन यानी कि अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग की भी कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले। क्या है अर्बन प्लानिंग के एग्जाम्पल, अर्बन प्लानिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि ईंटों के बने हुए घर मिले हैं, जो ईंटें हैं ना उसके बने हुए घर मिले हैं, कुछ जली हुई ईंटें भी मिली हैं। साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी एडवांस देखने को मिला है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी एडवांस लेवल का मिला है, ताकि पता चलता है यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है काफ़ी एडवांस रहा होगा और अर्बन जो प्लानिंग है वो भी काफ़ी एडवांस रही होगी, तभी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली है कि पानी की अच्छे से व्यवस्था है, निकासी की अच्छी से व्यवस्था है, वाटर सप्लाई की अच्छी से व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। कुछ इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिली थी, जैसे यहाँ पे सिरेमिक उद्योग देखने को मिला था। यहाँ पे क्या क्या बनता था, बर्तन है, कटोरा, ये सारी चीज़ें सिरेमिक इंडस्ट्री में बनती थी। इन चीज़ों के नाम एक बार माइंड में रखना कि अगर पूछ जाए क्या ये चीज़ उस टाइम में बनती थी, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम में बनती थी। ठीक है, एक और भी चीज़ देखने को मिलता है कि सैक्रिफिकल पिट्स, मतलब ऐसे गड्ढे होते थे जिसमें क्या होता है, या तो बलि दी जाती है, बलि देने के लिए हवन किए जाते हैं। तो ये हवन के जो अवशेष मिलते हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे रिचुअल एक्टिविटी भी होती थी, यानी कि धार्मिक जो प्रथा है, अनुष्ठानिक प्रथा है, उनके भी संकेत मिलते हैं। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या इस प्रकार के कोई गड्ढे मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर अनुष्ठानिक प्रथाएँ होती है या रिचुअल जो भी है उनकी प्रथा मिलती है। तो हाँ, इसकी वो एग्जाम्पल मिलता है कि यहाँ पे बलि देने वाले गड्ढे हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कई अनुष्ठानिक प्रथाएँ भी चली हुई होगी। मुहरों की बात करें तो यहाँ पे मुहरें भी देखने को मिलती है। ठीक है, मुहरें जिस पे ऐसे साइन करके उनको यूज़ किया जाता था, तो वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। टेराकोटा है, चूड़िया वगैरह, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलती है। ठीक है, और हड़प्पा के 3, एक प्रारंभिक है, परिपक्व है, एक उत्तर है। प्रारंभिक में कम बस्तियाँ थी, ये शून्य जो था यहाँ पे एंड होना शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा में देखने को मिलती है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से हमने आर्टिकल देखा, राखी गढ़ी से संबंधित था। हमने सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करी कि ये कहाँ मिला है, क्या क्या अवशेष है, किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन चली है, कि कितना एडवांस था, पानी की व्यवस्था कैसी थी, वाटर की व्यवस्था कैसी थी, कुलीन वर्ग के भी अवशेष मिले हैं,
नदियों पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। एक हमने चेतांग और दृश्यावती रिवर के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जल व्यवस्था की अच्छी थी, जल को बाहर निकालना है उसकी अच्छे से व्यवस्था की गई थी। कुछ मोहनजोदड़ो धोलावीरा के एग्जाम्पल भी देखे हम। फिर धोलावीरा और लोथल के एग्जाम्पल देखे जहाँ पर डॉकयार्ड बना हुआ लोथल में, जलाशय टैंक बने हुए हैं, मोहनजोदड़ो में 7 से अधिक टीले बने हुए हैं। नहरों के भी हमें एग्जाम्पल देखे कि यहाँ पे नहरें भी देखने को मिलती हैं, घग्गरा नहर प्रणाली देखने को मिलती है। धोलावीरा में देखा जहाँ पर पानी को स्टोर करने की अच्छी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी है। कुछ इंडस्ट्री भी देखने को मिली है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा। यहाँ किस प्रकार से इन्होंने तीनों फेस देखे कि पहले प्रारंभिक था, फिर एडवांस है, फिर डिक्लाइन होने लग गया। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करी। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अब वो है नाटो से रिलेटेड। अब नाटो से रिलेटेड ये आर्टिकल है क्या और क्यों है ये चर्चा में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये क्यों है न्यूज़ में। देखो इसको एक आप मैप से समझ लो। ये देखो यहाँ पे मैप है, इस एक बार इससे समझ लो। कहाँ गया मैप, ये रहा है ना बाल्टिक सी। ठीक है, ये है बाल्टिक सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी ऐसे समझो, कहीं पे भी है ना, ये एग्जांपल के लिए बाल्टिक सी है, यहाँ से कहीं से भी किसी भी देश में इंटरनेट केबल वगैरह ले जानी है तो वो कैसे ले जाएगी, पानी के थ्रू ले जाएगी। ठीक है, इंटरनेट केबल है और भी कई चीज़ें वाटर के थ्रू ले जाती है। तो अभी जो इंटरनेट केबल था इसे तोड़ दिया गया है। तो नाटो ने कहा है कि हम है ना अपनी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाएंगे। नाटो ने कहा है कि बाल्टिक सी में हमारी प्रेजेंस बढ़ाएंगे, इस वजह से ये चर्चा में है। तो चर्चा देखो सिंपल है, नाटो ने इतना कहा है कि बाल्टिक सी है, इसमें हम प्रेजेंस बढ़ाएंगे, इस वजह से ये चर्चा में आ गया। तो थोड़ा सा हम बाल्टिक सी के बारे में देख लेते हैं। ये बाल्टिक सी का मैप है, एक बार देख लो कि बाल्टिक सी है क्या। बाल्टिक सी ये रहा ये पूरा है बाल्टिक सी है। अब बाल्टिक सी के सबसे पहले क्या क्या चीज़ें याद रखनी कि कौन कौन से देशों से इसकी बाउंड्री लगती है, पहली चीज़ ये याद रख लो। ठीक है, कौन कौन से देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। यूपीएससी इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल्टिक जो सी है उसकी बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगती है। तो यहाँ से स्टार्ट करो। ये कौन सा है, डेनमार्क है, ये जर्मनी, ये पोलैंड, फिर ये कौन सा है, ये लिथुनिया है, ये कौन सा है, लाटविया है, ये कौन सा है, एस्टोनिया है, ये कौन सा है, रसिया है, ये कौन सा है, फिनलैंड है, और ये कौन सा स्वीडन है। इन देशों से बाउंड्री लगती है। कौन कौन से लगती है एक बार फिर से, डेनमार्क है, जर्मनी है, पोलैंड है, लिथुनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, रूस है, फिनलैंड है और स्वीडन है। इन देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। ये चीज़ आप याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। डेनमार्क, फिर जर्मनी, पोलैंड, लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड, स्वीडन। याद रहेगा, याद करना, रट लो कुछ भी करो बट याद करो। ठीक है, बाल्टिक सी पहला पॉइंट याद रखना, कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है। यहाँ पे 3 देश, एस्टोनिया, लिथुविया, लाटविया, यानी इसे बाल्टिक सी भी कहा जाता है, बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। इनका एक अलग से ग्रुप बना है जिनको बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। और ये 3 देशों के बताओ ना जी, बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं या बाल्टिक स्टेट कौन कौन से। तो एस्टोनिया, लिथुविया और लातविया, एस्टोनिया, लिथुनिया और लाटविया ये बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे। पहले बाल्टिक सी के बारे में हमने देखा कि बाल्टिक सी की बाउंड्री किस किस से लगती है देशों से, और दूसरी चीज़ हमने देखा कि बाल्टिक सी में कौन से बाल्टिक कंट्री है। अब ये जो बाल्टिक सी है ना, यहाँ पर कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, इसका ही पार्ट है। ये अटलांटिक ओशियन इसका ही पार्ट है, वो बाल्टिक सी है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट याद रखना। पहला देशों के बारे में बात करी, फिर हमने बाल्टिक कंट्री के बारे में बात करी, और तीसरा पॉइंट हमने बात करी कि बाल्टिक सी है वो अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। ये चीज़ 3 चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे 3 खाड़ी है, कौन कौन सी है, गल्फ ऑफ बोस्निया, फिनलैंड, और यहाँ पे एक और गल्फ बनी हुई है। कौन सी गल्फ है, एक बार इसका नाम जरूर बताना। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, रीगा गल्फ, रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोस्निया। यहाँ पे 3 गल्फ बनी हुई है जो कि बाल्टिक सी से जुड़ी हुई है। गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोस्निया। 3 गल्फ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो बाल्टिक सी है ना, इसका वाटर खारा है, पानी खारा है। खारा क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पे गहराई कम है, पानी डीप है ना, वो गहराई कम है। ठीक है, और यहाँ आसपास की जो रिवर होता है उसका पानी भी इसमें आता है, तो ये थोड़ा पानी है वो ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, और ये जो सी है वो कैसे है, तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ से थोड़ा बहुत खुला है, तो ऐसे नहीं कह सकते चारों ओर से घिरा है, तीनों ओर से तो घिरा हुआ है ये पानी है। तो ये सबसे बड़ा इनलैंड जो वाटर है, जो ब्रैकिश वाटर का सबसे इनलैंड वाटर है। इनलैंड का मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, और वो ऐसा वाटर, खुला समुद्र नहीं, ओपन समुद्र नहीं है, घिरा हुआ समुद्र है। तो ये सबसे बड़ा ऐसा समुद्र है जो ब्रैकिश है और चारों ओर से घिरा हुआ है। इतनी चीज़ आप याद रखोगे बाल्टिक सी के बारे में। क्या चीज़ें देखी, एक तो देश देख लिए, फिर क्या चीज़ देखे, कौन कौन सी
गल्फ इसके अंतर्गत आती है, वो चीज़ देखी थी। कौन सी सी का पार्ट है ये? अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। ये एक ब्रेकिश वाटर है, मतलब खारा पानी है यहाँ का। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है। स्ट्रेट क्या होती है? जल संधि। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है उसे जल संधि कहा जाता है। दो स्थल रूपों को अलग करती है। तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है? यहाँ पे डेनिस स्ट्रेट है। नाम क्या है? डेनिस स्ट्रेट है। डेनिस स्ट्रेट किसको जोड़ती है? अटलांटिक ओशियन को बाल्टिक सी से जोड़ती है, ठीक है। डेनिस स्ट्रेट वो अटलांटिक ओशियन को बाल्टिक सी से जोड़ती है। यहाँ पे डेनमार्क है, उसको किससे अलग करती है? स्वीडन से अलग करती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि डेनिस स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। खाड़ी हमने देख लिया, वाटर है वो ब्रैकिश है। लवण क्यों है? कि इथला जल है और कई नदियाँ इसमें गिरती है। कई इस पर कई सारे द्वीप भी बने हुए। ये सबसे बड़ा इसका द्वीप है, ये यहाँ पर लगा है, इसका नाम है गोटलैंड है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका द्वीप है, इसका नाम क्या है? गोटलैंड है और सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 20 से ज़्यादा द्वीप है और यहाँ पे गोटलैंड द्वीप है, वो सबसे बड़ा है। और स्वीडन के तट के पास में, ये स्वीडन है, इसके तट के पास में ये गोटलैंड बना हुआ है, ठीक है। आसपास के देश के बारे में हम देख चुके हैं और एस्टोनिया, लाथुनिया, लिथुनिया के बारे में बात कर लिए। तो ये पूरा बाल्टिक सी के बारे में था। बाल्टिक सी की सीमा किस किस देशों से लगती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, इससे बाउंड्री लगती है। फिर लिथुनिया, एस्टोनिया, लाटविया, ये है बाल्टिक नेशंस है। ये चीज़ देखी। अब हम बात कर लेते हैं नाटो के बारे में। ये चीज़ तो हमने देख ली। नाटो के बारे में बात करते हैं। नाटो क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे लिखी हुई है, अब टेंशन मत लेना कि ये चीज़ कैसे पढ़ ली, कहाँ से पढ़ ली। नाटो के बारे में बात कर लेते हैं कि नाटो है क्या चीज़, कैसे इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे वो द्वीप बना हुआ है, यहाँ से एंट्री पॉइंट है। अब बात करें नाटो के बारे में। नाटो चीज़ क्या है और कैसे बना था? सबसे पहले नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो की फुल फॉर्म है। क्यों बनाया गया था इसे? उस टाइम में क्या था? एक साइड में था यूएसए, दूसरे साइड में क्या था? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। कब की बात हो रही है? सोवियत संघ। ये बात हो रही है 1949 से मान लो, 47 से ही मान लो, और 1991 तक की। ये दोनों उस टाइम क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो ये जो यूरोपियन देश है ना, इनको डर था कि कहीं रसिया है इन पे अटैक न कर दे और इन पे कब्जा न कर ले, इनको डर था। और यूएस को भी ये डर था कि रसिया का वर्चस्व है जो यूरोपियन देशों में बढ़ न जाए, इसलिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही क्या है? सबसे पहले बात कर रहे हैं 1947 के बाद की। 1945 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। उसके बाद में ब्रिटेन वगैरह उनकी शक्तियाँ थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो स्ट्रांग रहे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में दो नई शक्तियाँ ऊपरी, कौन कौन सी? एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। दोनों भाई उभरे। यूएसए को डर था कि ये यूएसएसआर है ना, वो इधर ना आ जाए, यूरोप की ओर ना आ जाए, और इस प्रकार का यूएसएसआर को भी डर था। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए आता है उत्तरी अमेरिका में, कुछ उत्तरी अमेरिका के देश, कुछ यूरोप के देश। तो यूएसए ने इन यूरोप के देशों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे क्या कहा गया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक एरिया आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा गया। कब इसकी स्थापना की गई थी? इसे बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? वॉशिंगटन में एक बैठक हुई थी और यहाँ पर वॉशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। वॉशिंगटन कहाँ है? यूएस में, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तब इसमें 12 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? जब इसकी स्थापना की गई तब इसमें केवल 12 मेंबर थे। अब इसका उद्देश्य क्या था? काम क्या था? क्यों इसे बनाया गया था? काम यही था यूएसएसआर के वर्चस्व को रोकना। कहीं यूएसएसआर है वो इनमें हस्तक्षेप न कर पाए, उसे रोकना था। ये तो थी उस टाइम की बात। अभी की बात करें, अभी इसमें सदस्य कितने हैं? अभी टोटल इसमें 32 सदस्य हैं, 32 इसमें मेंबर है। कितने मेंबर है इसमें? 32, यानी कि 32 सदस्य है। लेटेस्ट मेंबर कौन कौन बने हैं? 2020 में बना है। कौन सा देश बना है 2020 में? मैसेडोनिया, ठीक है। 2020 में मैसेडोनिया इसका मेंबर बना है। 2023 में फिनलैंड बना है इसका मेंबर। अभी फिनलैंड की लोकेशन देखी थी। 2024 में कौन सा बना है? स्वीडन। 2024 में स्वीडन इसका मेंबर बना है। तो लेटेस्ट 3 देश बने, मैसेडोनिया, फिनलैंड और स्वीडन।
अभी टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर है 32, 32 इसके टोटल मेंबर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय की बात करें तो ये है ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स जो भी समझो। ये कहाँ है ब्रुसेल्स? ये है बेल्जियम में। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। स्थापना 1949 में। मेंबर कितने हैं? 32 है। स्थापना 1949। सारी चीज़ें देख ली। अब उद्देश्य क्या है? आपस में सहयोग करना। ये उद्देश्य है, एक दूसरे के साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे, बातें करेंगे और सहयोग करेंगे। फिर अगर कोई खतरा, इनका ऐसा सिद्धांत है, अगर नाटो के किसी एक देश का, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, जैसे स्वीडन इसका मेंबर बन गया, स्वीडन पे रसिया ने अटैक कर दिया तो ये सारे देश मिलकर रसिया पे अटैक कर देंगे। तो किसी एक पे खतरा आया तो सारे देश मिलकर अटैक करेंगे। इस प्रकार का सिद्धांत है। सब मिलजुल के काम करते हैं। इनके लिए एक इनकी अलग से संरचना बनाई गई है, ये अलग से काम करती है। इनके लिए अलग से सेना डिसाइड की गई है, सेना की कमान संरचना है, एकीकृत सैन्य बल है, वो सारी चीज़ें मिलकर ये लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, सहयोग करना है। 32 मेंबर है, ये 3 देश जुड़े हैं, ब्रुसेल बेल्जियम में है। सहयोग करना, खतरे को सीमित करना, ये सारे काम है और सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ मत कि कुछ छोड़ रहे, कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ कंप्लीट हो रही है। डोंट वरी, मज़े करो बस आप तो। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फिशिंग कैट के बारे में। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है? दरअसल क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्था, ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू करी है। क्यों चर्चा में है? चर्चा में इस वजह से है, भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में, कहाँ पर? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की है। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी? सबसे पहले भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में। भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू की गई है। आंखें बंद करो, दिमाग पे जोर दो, याद करो। ठीक है, फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना पहली कहाँ पे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। किसने करा ये शुरू घोषणा? ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्था ने शुरू करी है। भारतीय वन्यजीव संस्था के द्वारा ये पहले वो शुरू करेगी। ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए। पहले पॉइंट से, पहली लाइन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसने शुरू करी है, कहाँ शुरू करी है और क्या शुरू करी है? फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, कोयला वन्यजीव अभ्यारण्य में, और भारतीय वन्यजीव संस्था द्वारा शुरू करी गई है। बात करें कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी रिवर आती है? गोदावरी रिवर के मुहाने पर स्थित है। तो ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना ये रिवर, गोदावरी रिवर, तो यहाँ पर लोकेटेड है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतनी चीज़ याद रहेगी आपको। अब बात करते हैं फिशिंग कैट के बारे में। ये जो फिशिंग कैट है ना, फिशिंग कैट, ये फेनाइल वंश का है। फेनाइल एक विडाली वंश आता है, उस वंश की एक बिल्ली है जो सामान्य घरेलू बिल्ली होती है ना, घरेलू जो होम बिल्ली होती है ना, उससे ये दुगुने आकार की है, उसके डबल आकार की है, उसके आकार बड़ा होता है। ठीक है, फिर कहाँ रहती है? आर्द्र भूमि और मैंग्रोव में, जहाँ पर थोड़ा मैंग्रोव टाइप का ऐसे दलदली भूमि होती है वहाँ पर ये रहती है। सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। खाती क्या है? खाती क्या है? जो ये रात्रिचर है, नोटेटिक है, मतलब जो रात में दिखाई देती है उस टाइप का शिकारी है। बिल्ली है, ये मेंढक खाती है, सांप खाती है, पक्षियों को खाती है। खतरा क्यों है? क्योंकि अभी दलदल भूमि है वो खत्म हो रही है, इस वजह से खतरा है। IUCN की वनरेबल कैटेगरी में आती है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसको याद रखना। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट ये वेटलैंड मैंग्रोव में रहती है, सुंदरबन वगैरह में देखने को मिलती है। डाइट क्या करती है? ये नॉक्टेरल है। नॉक्टर्नल क्या होता है? रात्रि में दिखाई देती है। फ्रॉग वगैरह ये सारी चीज़ें खाती है, और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कामराजर पोर्ट के बारे में। कामराजर पोर्ट, सबसे पहले क्यों न्यूज़ में हमने देखेंगे कामराजर पोर्ट है कहाँ। ये भारत का लोकेशन है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु राज्य, तो ये तमिलनाडु में है। चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर स्थित है। चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर स्थित है क्या? ये कामराजर पोर्ट।
ये जो कामराजर पोर्ट है ना, ये मेजर पोर्ट के अंतर्गत आता है। भारत में कितने मेजर पोर्ट है? भारत में 12 टोटल मेजर पोर्ट है। तो कामराजर पोर्ट है, ये एक मेजर पोर्ट है। भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट है। 12 मेजर पोर्ट में से एक पोर्ट है वो कामराजर पोर्ट है। ठीक है, ये भारत का पहला पोर्ट है जो एक पब्लिक कंपनी के रूप में। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और एक पब्लिक कंपनी की तरह काम करता है। तो ये भारत का पहला पोर्ट है जो कि एक पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर है। इसे 1999 में भारतीय पोर्ट अधिनियम है उसके तहत, भारतीय पोर्ट अधिनियम कब का है? इंडियन पोर्ट एक्ट है 1908 का, उसके तहत इसे कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया है। 1908 का जो पोर्ट अधिनियम है उसके तहत इसे मेजर पोर्ट घोषित किया है। 1900 अधिनियम का पोर्ट एक्ट है, 1908 का जो पोर्ट एक्ट है उसके तहत इसे मेजर पोर्ट घोषित किया गया है 1999 में। और इसे कंपनी कब घोषित किया है? ये कंपनी भी 1999 में, 1999 में इसे मेजर पोर्ट घोषित किया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय पोर्ट एक्ट के तहत। और साथ ही साथ कंपनी एक्ट है 1956 का, उसके तहत 1999 में इसे कंपनी के रूप में भी घोषित किया गया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर काम करता है। तो कामराजर पोर्ट के बारे में क्या है? पहले तो चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर है, 12 मेजर पोर्टों में से एक है, ये पब्लिक कंपनी है, भारत का पहला पब्लिक कंपनी को पोर्ट है ये। ठीक है ना, रजिस्टर कंपनी है। ये जो मेजर पोर्ट कब बना था? 1999 में बना था। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, उस आधार पर ये काम करता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? चेन्नई का पोर्ट है। तमिलनाडु में कौन कौन से पोर्ट है? एक तो अभी देख रहा कामराजर पोर्ट है, उसके बाद में चेन्नई पोर्ट है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। बंगाल की खाड़ी की वाला जो पोर्ट है उसमें सबसे बड़ा यही है। मद्रास पोर्ट भी कहा जाता है। फिर है कट्टुपल्ली पोर्ट है, ये डीप वाटर पोर्ट है, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये हमारा कामराजर पोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो किसके बारे में? ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, रटने वाली बात नहीं है। क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी? सिंपल सी एक चीज़ समझो, ठीक है? क्या चीज़ समझनी है? ये है IND इंडिया, ये है चाइना। बाद में न्यूज़ देखेंगे, पहले आप ये चीज़ समझ लो। चाइना से कोई चीज़ हम मंगवा रहे हैं, क्या मंगवाया? मोबाइल मंगवाया। चाइना में क्योंकि लेबर वगैरह सस्ती है तो ये मोबाइल पड़ा 10,000 का। भारत में ये सेम ही चीज़ कितने की मिल रही है? ये मिल रही 15,000 की, क्योंकि भारत में काफ़ी चीज़ें हैं वो महंगी है। तो अब ये 10,000 का मिल रहा है भारत में, जो भारत की लोकल कंपनी है उसके लिए तो ये चीज़ नुकसान कर सकती है। यानी कि बाहर की देश की कोई चीज़ है वो चाइना में क्या होते हैं, चाइना में ये लोग हैं ना, इनको कुछ चीज़ें दे देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं कंपनियों वालों को कि भाई आप एक्सपोर्ट करो तो हम आपके टैक्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे चीज़ें सस्ती बनती है और यहाँ से चीज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं भारत का, तो है ना, तो ये नुकसान हो जाएगा क्योंकि भारत का इंपोर्ट बढ़ेगा, भारत का व्यापार घाटा वो बढ़ जाएगा चाइना के साथ में। अब इसे कम करने के लिए क्या करेगा भारत ये मोबाइल है ना जो 10,000 का मिल रहा था, इस पर कुछ टैक्स लगा देगा। इसे टैक्स को कहा जाएगा एंटी डंपिंग, यानी कि डंप किया जा रहा है। डंप करना मतलब फेंकना, तो कोई डंप कर रहा था, डंपिंग को रोकने के लिए एक चीज़ लगाएगी जिसे कहा गया एंटी डंपिंग। डंपिंग को रोकने के लिए एक चीज़ लगाई गई जिसे कहा गया एंटी डंपिंग। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी है, यानी कि भारत में कुछ चीज़ें ज़्यादा मतलब बिल्कुल डंप की जा रही है, उसे रोकने के लिए लगाया जाता है। एक प्रकार का एक शुल्क है, एक प्रकार का एक टैक्स है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि एंटी डंपिंग क्या होता है, डंपिंग क्या होता है। डंपिंग का मतलब होता है कोई चीज़ भारत में ज़बरदस्ती भेजी जा रही है, उसे रोकने के लिए उस पर टैक्स लगा दिया जाता है ताकि उस चीज़ की कीमत बढ़ जाए और वो है इक्वल हो, ताकि फिर अच्छी चीज़ बिकेगी। 10,000 की चीज़ थी, 5,000 की डंपिंग लगा दी, एंटी डंपिंग लगा दी, अब ये 15 की बिकेगी। भारत में भी 15 की चीज़ बिक रही थी, तो दोनों में से जो अच्छी होगी तो वो बिकेगी। इसे कहा जाता है एंटी डंपिंग। अब ये चर्चा में क्यों है? DGTR व्यापार उपचार महानिदेशक, जिसे कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज या व्यापार उपचार महानिदेशक, इन्होंने क्या किया है? चाइना और 5 अन्य देश, ये चाइना के साथ में 5 अन्य देश, ये भारत में PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि भारत इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा था क्योंकि ये सस्ता था और भारत की जो मार्केट थी उसे ख़त्म कर रहा था। तो ये जो है ना DGTR डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, इन्होंने क्या किया? इस पर एंटी डंपिंग लगाने के लिए सिफारिश की। सर गवर्नमेंट को बोला आप इस पर है ना एंटी डंपिंग लगा दो क्योंकि ये भारत की मार्केट को नुकसान करता है। ये DGTR है क्या? DGTR है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज, इसे 2018 में स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था?
ताकि जो व्यापार है ना उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी रक्षा कर सके, यानी कि भारत की मार्केट है उसकी रक्षा करे, व्यापार सही से होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे इसमें नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए इसे बनाया गया था। ये सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ सकता हो, अगर आपको कुछ लगे तो एक जगह ही आके आप सारे समाधान पा सकते हो। तो एंटी डंपिंग है। इसका जो पहला रूप था ना ठीक है, उसे ये कहा जाता था DGAD कहा जाता था। DGAD का मतलब क्या होता है? DGAD का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइज ड्यूटी, ये भी कहा जाता था इसे, लेकिन अभी कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज कहा जाता है। एंटी डंपिंग के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था एंटी डंपिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ऑपरेशन सूर्य किरण के बारे में। एक ही पॉइंट याद रखना है, ऑपरेशन सूर्य किरण किस किस देशों के बीच में हो रहा है। तो ऑपरेशन सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच में, ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, ऑपरेशन सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। 5-10 बार बोल दो, आपको याद हो जाएगा, बात खत्म। तो ऑपरेशन सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के बीच में होता है। ये एवरी ईयर होता है, हर वर्ष होता है, ठीक है। एक बार नेपाल में होगा, एक बार भारत में होगा, एक बार नेपाल में, एक बार भारत में। तो ये हर वर्ष होता है, यानी कि वार्षिक सैन्य अभ्यास है। एक बार नेपाल में होगा, एक बार भारत में होगा, बारी बारी से आयोजित होगा। चीज़ें क्या की जाएगी, वो सारी चीज़ें कॉमन है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। इतनी चीज़ आप याद रखना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आर्टिकल है दक्षिण कोरिया के बारे में, थोड़ा मैप से रिलेटेड है दक्षिण कोरिया का। तो आप एक बार मैप देख लो दक्षिण कोरिया का, ये रहा दक्षिण कोरिया, ठीक है। किस चीज़ से बाउंड्री लगती है? नॉर्थ कोरिया से बाउंड्री लगती है। इधर सी ऑफ जापान आ गया है, ये येलो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, तीन से बाउंड्री से गिरा है। और चौथी साइड में कौन सा है? चौथी साइड में नॉर्थ कोरिया हो गया। सियोल इसकी कैपिटल है, सैमसंग यहीं का है, यहाँ पे जापान आ गया है। तो ये इसके बारे में था, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे है नहीं, ज्योग्राफी वगैरह इसकी कुछ खास है नहीं, क्योंकि इतना सदे से क्या ही ज्योग्राफी होगी, और यूपीएससी यहाँ पे पूछता रहेगा तो फिर क्या ही देखेंगे हम। ये जो आर्टिकल है ये बात करता है भारत में है ना इंटरनेट शटडाउन, जो 2024 में इंटरनेट शटडाउन की घटना है वो 2023 या अन्य देशों की तुलना में सबसे कम देखी गई है। पहले बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया जाता था, बट यहाँ पे इस बार इंटरनेट शटडाउन की जो है उसमें कमी देखने को मिली है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, इंटरनेट शटडाउन की वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है होता है, बट अभी जो इंटरनेट शटडाउन में वो कमी देखने को मिली है। ये कमी क्यों देखने को मिली है? कि गवर्नमेंट है वो इसको नहीं यूज़ करती है, क्योंकि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट या अवॉइड करती है। तो ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है बाल्ड ईगल के बारे में। ये बाल्ड ईगल है क्या, क्यों है चर्चा में? देखो क्या हुआ है बाल्ड ईगल इस वजह से चर्चा में कि अमेरिका है ना, उसने इसे अपना वो घोषित कर दिया है नेशनल बर्ड। अमेरिका ने इसको अपना राष्ट्रीय ऑफिशियल होता है ना, ऑफिशियल बर्ड, वो घोषित कर दिया कि हमारा ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, वो बाल्ड ईगल है, हमारा ऑफिशियल बर्ड है। तो बात करें बाल्ड ईगल के बारे में, तो ये इसका साइंटिफिक नाम याद रखने की आवश्यकता है, साइंटिफिक मत रखो। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये एक शिकारी पक्षी है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा ईगल है जो अमेरिका का मूल निवासी है। मूल निवासी का मतलब क्या होता है? अमेरिका का नेटिव है, वहीं पर ओनली पाया जाता है, ठीक है। मूल निवासी मतलब वहीं का है, फिर वहाँ से गया है। जैसे अपन ने बात करें मूल निवासी कहाँ के हो, हम भारत के मूल निवासी है, फिर दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये एकमात्र ईगल है, ठीक है, जो बाहर के देशों में जाता है, बट ओनली कहाँ का है? तो ओनली अमेरिका का है। नेटिव कहाँ का है? वो अमेरिका है। इट इज़ ओनली ईगल सोशली नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका। डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्थ अमेरिका। हैबिटेट क्या होता है? यानी कि निवास स्थान कहाँ का ये पाया जाता है? समुद्र के किनारे ये देखने को मिलता है। ये सी है, सी ईगल भी कहा जाता है इसे। ये फिश इट ईगल भी कहा जाता है, मछलियों को खाने वाला ईगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी के किनारे पाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी है। फिर अपीयरेंस कैसा होता है इसका शरीर वगैरह, एक बार इसका अपीयरेंस यहाँ पे देख लो आप, ताकि आपको है ना क्वेश्चन वैसे देखोगे ना इस चित्र में तो ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ये इमेज में देख लो ना, ये रही इमेज इसकी। तो इमेज में देखो दिखावट कैसी है, ये गहरे भूरे रंग के पंख है इसके, ठीक है। ये देखो शरीर पर कैसे भूरे रंग के पंख है, और ये सर कैसा है? ये वाइट है, वाइट वाइट यहाँ पे सिर में वाइट वाइट है। और ये चोंच है येलो कलर की है, येलो कलर की इसकी चोंच है। सफ़ेद पूंछ भी है उसकी, सफ़ेद होती। पंजे कैसे? तो चमकीले होते हैं, येलो कलर के पंजे चमकीले होते हैं, ठीक है। और इसमें जो नर होते हैं ना वो मादाओं से छोटे होते हैं, मादा बड़ी होती है, नर छोटे होते हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ खासियत भी होती है। और प्रजनन के मिलते हैं आयुष्यन में, लिस्ट कंसर्न में। टेंशन मत करो, मज़े करो, घूमो आप, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आयुष्यन के ऐसी स्थिति है कि मौज काटो। पहले क्या हुआ था कि अमेरिका में कई बार इसकी स्थिति घटी, बट अभी ठीक है। तो ये प्रकार का आर्टिकल है, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़ा बहुत आर्टिकल में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीलिम एग्जाम आ रहा है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। बंद कर देते हैं।